नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को, जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन नहीं पूछा है, ऑप्शन दिया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं हुआ करती थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं उसमें डेवलप थी। चीन में हांगो सभ्यता थी आपकी, याद रखिएगा। तो ये तीनों सभ्यताएं थी, लेकिन ग्रीक की में कोई सभ्यता उस समय डेवलप नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। तो उस समय घोड़े के अवशेष जो मिले हुए हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। मात्र एक ही घोड़े का अवशेष मिला हुआ है और कहीं पे भी घोड़े का अवशेष नहीं मिला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित भी नहीं थे, याद रखिएगा ये बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन दिया है व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो उस समय लोगों का जो व्यवसाय हुआ करता था वो व्यापार हुआ करता था, याद रखिए, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में ज्यादा विश्वास करते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या फिर बंदरगाह कहते हैं पत्तनगर को, कौन सा था। कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदाड़ो। तो उस समय बंदरगाह शहर की अगर हम बात करें तो लोथल था और साथ में सुरकोटदा। तो दो बंदरगाह शहर हुआ करते थे उस समय, याद रखना। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, आप सभी को पता है, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। तो कौन सी दरबारी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। उर्दू है, फारसी, हिंदी या अरबी। तो उस समय दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना ऑप्शन दिया है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की अगर स्थापना की बात किया जाए तो सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था, 1504 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना बेटा, 1504 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन दिया है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकुट। तो बक्सर का युद्ध जो आपका हुआ था उसका नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। भू राजस्व व्यवस्था पूछा गया है और कहा गया है कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसको नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन दिया है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और दहसाला व्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दहशाला व्यवस्था। ये तीनों को इस्तेमाल में लाया गया था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इन तीनों को लाया गया था, लेकिन दहसाला व्यवस्था को नहीं लाया गया था क्योंकि यह व्यवस्था मुगल के द्वारा शुरू की गई थी। मुगल, ठीक है, मुगल लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज या इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फूले साहब ने इसमें से सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कब किया था इसकी स्थापना, अगर हम बात करें तो किया था 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना किया था ज्योतिबा फूले साहब ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने या जमनाला, ठीक है, जमनालाल बजाज ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसी में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ की बारदौली की महिलाओं के द्वारा उनको सरदार कह के पुकारा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 1773, 1771, 1785 या 1793। तो 1773 वाला एक रेगुलेटिंग एक्ट था, आप सभी को पता है, सबसे पहला एक्ट आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद। तो प्रस्तावना को हम कहते हैं कि आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, याद रखिएगा, राष्ट्र है, क्योंकि भारत का कोई खुद का धर्म नहीं है, भारत का कोई खुद का धर्म नहीं है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है, नहीं लचीला, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो यह अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लचीलता भी नहीं है, अंशतः दोनों चीज़ें हैं, याद रखिएगा। मतलब इसमें आसानी से आप संशोधन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, और संशोधन भी हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आप सभी को पता है संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो संघीय व्यवस्था पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो कनाडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां या 9वां। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका, अगर हम बात करें कब हुआ था, ये 1951 में, ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसी के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। 3 से 10 है, 4 से 11 है, 5 से 11 है या फिर 6 से 11 है। तो आप सभी को पता है कि नागरिकता आपकी जो है वो 5 से 11 में है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो नहीं प्राप्त की जा सकती पूछा है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। आप भारत में कोई भी बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला होता है जन्म द्वारा, दूसरा है देशीकरण द्वारा, तीसरा है भूभाग में सम्मिलित होना और चौथा मैं लिख देता हूं पंजीकरण, ठीक है। चौथा है पंजीकरण, पंजीकरण के माध्यम से भी आपको नागरिकता मिल सकती है। 5वां हम लिख देते हैं यहाँ पे वंश परंपरा के द्वारा, ठीक है, वंश परंपरा, ठीक है, वंश परंपरा के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है आपको। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 या 6। तो 3 में है मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। तो सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 को कहा था, याद रखिएगा। तो क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इस वजह से भाग 3 को कहा था, याद रखिएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में आप सभी को पता है कि 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में अब वर्तमान में ये 6 हो गए क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार आप सभी को पता है कि ये हट चुका है। कब हटा था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था, 1978 में, ठीक है, और इसको 300A में डाल दिया गया था और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। आप सभी को पता है संविधान में इस समय केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मतलब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको है। कौन कौन से मैं बता देता हूं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, यही 6 अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 में आप सभी को पता है कि अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 19 की अगर बात करें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है ये। और आर्टिकल 14-24 जो आपका है, इसी में बच्चों के शोषण वाला है, क्योंकि यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। कारखानों में आप काम नहीं करा सकते, काम नहीं, ठीक है, काम नहीं करा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अगर पूछा जाए कि ये अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 इज द राइट आंसर। तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लग रहा होगा कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग अच्छी है ये और आपको कुछ बेनिफिट इससे प्रोवाइड हो रहा है, तो बेटा लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।